कोरोना वायरस के फैले प्रकोप से अब धीरे धीरे राहत मिलती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोविड-19 के नए मामलों में कमी आ रही है। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 414 नए मामले सामने आए हैं और 60 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना से 1663 मरीज ठीक हुए हैं। इस समय राजधानी में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.53% है और सक्रिय मामलों की संख्या 6731 है। दिल्ली में कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन को अभी पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। अब राजधानी में बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन आधार पर खोले जाएंगे। वहीं प्राइवेट ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं और अलग अलग समय पर कर्मचारियों को बुलाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी। आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें हर दिन खुलेंगी। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। कोरोना के केस कम होने के बाद अब उद्धव सरकार ने राज्यों में अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है, जो सोमवार यानी 7 जून से लागू होगी। इसके लिए बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5 लेवल प्लान तैयार किया गया है, ताकि धीरे धीरे करके लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाया जा सके। इस बीच महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 13,659 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 300 मरीजों की मौत हो गई है, यानी हर घंटे में 12 लोग दम तोड़ रहे हैं। मुंबई में ही कोविड-19 के 866 नए मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि नए संक्रमितों से ज्यादा 1045 लोग एक दिन में कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं। पूरे महाराष्ट्र को 5 कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक कैटेगरी वो है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज्यादा ऑक्यूपाइड है। इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य से कैसे हो सकता है। राहुल ने लिखा कि वैक्सीन वितरण की निष्पक्ष नीति के अभाव में मोदी सरकार की असमानता नीति ऐसे परिणाम देगी। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर हमला बोला। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन वितरण में असमानता देखी जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अब तक 646 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आईएमए के मुताबिक इस दौरान दिल्ली में सबसे ज्यादा 109, बिहार में 97, उत्तर प्रदेश में 79, तमिलनाडु में 43 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र ने ब्रेक लगा दिया है। ये योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी। इसकी सारी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इस योजना की मंजूरी नहीं ली थी, जिसके चलते इसे रद्द कर दिया गया है। 18 मई को खुद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि सरकार 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। अब वे इस मसले पर आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। ट्विटर और सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच ट्विटर ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। मोहन भागवत और संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार के अकाउंट का ब्लू टिक हटाने के कुछ देर बाद फिर लगा दिया गया। इस मसले पर ट्विटर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये अकाउंट काफी समय से एक्टिव नहीं थे, इसलिए वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत बिना किसी सूचना के अनवेरीफाई करते हुए इनसे ब्लू बैज हटा दिया गया। वहीं सरकार ने ट्विटर को फिर नोटिस भेजा और नए आईटी नियमों और नोडल अधिकारी के मुद्दे की अवमानना पर जवाब मांगा। All I can say is the government has certain rules which apply to everyone. We expect all these social media platforms to
comply with that. 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर तैयारियों को लेकर मंथन हुआ, जिसमें पार्टी के महासचिवों ने हिस्सा लिया। बीजेपी महासचिवों के साथ मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की और बैठक में हुए मंथन की जानकारी दी। आज भी जेपी नड्डा के घर पर बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मोर्चा प्रमुख मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में शिरकत की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर हरदीप पुरी ने कहा कि इससे हरियाली बढ़ेगी और आज इसकी जरूरत है। इसके बनने से किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, बल्कि सारे विभाग एक जगह पर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा संसद भवन काफी कमजोर है, बड़े भूकंप से बड़ा नुकसान हो सकता है। पुरी ने कांग्रेस पर सेंट्रल विस्टा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली टीएमसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि एक्ट्रेस सायोनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। बंगाल चुनाव से पहले लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के बहाने विपक्ष ने ममता बनर्जी पर परिवारवाद के आरोप लगाए थे। हालांकि अब पार्टी ने प्रचंड जीत के बाद अभिषेक बनर्जी को नई जिम्मेदारी दे दी है। रांची के नगरी इलाके में 2 बच्चों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों बच्चे शुक्रवार की शाम से लापता थे और फिर उनका शव घर से कुछ दूरी पर बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर पहुंचे। परिवार वालों का आरोप है कि दोनों बच्चों की हत्या की गई। एक बच्चे की गर्दन की हड्डी टूट गई है, जबकि दूसरे बच्चे के गले पर निशान है। पुलिस केस दर्ज कर बच्चों की हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के रोहतक जिले के कहानौर गांव से लापता महिला और एक युवक का शव नहर से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला और युवक के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों 3 जून से गांव से लापता थे, जिसके बाद महिला के पति ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का शव रिठाल गांव के पास नहर में मिला। उसके पैर बंधे हुए थे और गले में भी कपड़ा लिपटा हुआ था। वहीं युवक का शव जेएलएन नहर से बरामद हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की बात कह रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर पैसे वसूलने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग से जुड़ी 2 महिलाओं के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 3 जून को एक शख्स ने सेक्टर 39 थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैंग से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चले, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि फुगाना थाना क्षेत्र के अटेरना गांव में कार निकालते वक्त पानी का पाइप फटने को लेकर ये विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। यूपी के मेरठ में पुलिस ने नकली शराब के जखीरे के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब की डिस्टिलरी से आने वाले केमिकल की चोरी करके नकली शराब का गोरखधंधा चला रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकली शराब और उसे तैयार करने का सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में करीब 20 लोग शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस गिरोह के और सदस्यों का भी पता लगाने में जुटी है। अमेरिका के भारतीय मूल के सांसदों के समूह ने कोविड-19 वैक्सीन के 2.5 करोड़ डोज भारत भेजने पर बाइडेन प्रशासन की सराहना की। सीनेट इंडिया कॉकस के अध्यक्ष और सांसद जॉन कॉर्ने ने कहा, ये भारत की मदद करने का अच्छा अवसर है। अमेरिका अपने अहम सहयोगी की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमाई इलाके में अलकायदा के अधिकतर कट्टर आतंकी छिपे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन्हीं इलाकों में संगठन का पूर्व सरगना आयमन अल जवाहरी भी छिपा है। हाल ही में खराब स्वास्थ्य के कारण सामने जवाहरी की मौत की खबरें भी आई थीं, लेकिन मौत की पुष्टि नहीं हुई थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के प्रतिनिधियों ने म्यांमार के सैन्य नेता से मुलाकात की। म्यांमार के जनरल मिन आंग हाइंग ने आसियान के महासचिव जनरल लिम जोक होई से भी मुलाकात की। सैन्य तख्ता पलट के बाद हुई ये मुलाकात अहम मानी जा रही है।
एक महीने बाद सार्वजनिक तौर पर नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन दिखे। राजधानी में आर्थिक सुधार के लिए आयोजित पार्टी मीटिंग को संबोधित किया। महामारी के चलते राज्यों की सीमाएं बंद होने से नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। प्रमुख सहयोगी देश चीन के साथ व्यापार कम होने से आर्थिक हालात बेहद खराब हो गए हैं। चीन के हेनान राज्य में कोल खदान में भयानक विस्फोट में 2 लोगों की जान चली गई और 6 बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। कई कर्मचारियों और मजदूरों के फंसे होने की खबर है। हेवी कोल और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में राहत बचाव के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौके पर मुस्तैद है। नाइजीरिया के सूचना मंत्री लाई मोहम्मद ने देश में अनिश्चितकाल के लिए ट्विटर को सस्पेंड करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, नाइजीरिया के कॉर्पोरेट अस्तित्व के लिए ट्विटर खतरा है। ट्विटर ने नाइजीरिया की सरकार के इस ऐलान को चिंताजनक बताया है। हाल ही में ट्विटर ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी को ट्विटर से हटा दिया था। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 33 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 37,29,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 15 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। ब्राजील ने भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन के आयात के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में ब्राजील को कोवैक्सीन की 40 लाख खुराक मिलने की उम्मीद है। हाल ही में ब्राजील की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी अनविसा ने कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। अनविसा ने कोवैक्सीन के जीएमपी मानकों को पूरा न करने का हवाला दिया था। नेपाल में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दुनिया के नेताओं से अपील की कि नेपाल को जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराएं। नेपाल में सिर्फ मई के महीने में 5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।